नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का पार्ट 4। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा स्टाइकियोमेट्री गणनाएं, जहां हम लोग ये देखेंगे कि स्टाइकियोमेट्री होता क्या है और इसके साथ साथ इस पर कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाइकियोमेट्री गणनाओं को। आइए देखते हैं कि स्टाइकियोमेट्री तथा स्टाइकियोमेट्री गणनाएं क्या होती हैं। तो आप पहले से ही जानते होंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एक संतुलित रासायनिक समीकरण का। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती हैं, तो उसके लिए आप समीकरण लिखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है एक प्रकार की गैस है और वो संयोग करती है हाइड्रोजन गैस से और इससे संयोग करके ये अमोनिया बनाती है, यानी कि NH3। ये भी है एक गैस। और इसके बाद आप इसको संतुलित करते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लोग करते हैं 2 से गुणा, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ करते हैं 3 से गुणा। अब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जो कि आपको एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है तो यहाँ पर देखिए कि ये जो इस तरफ है उन्हें अभिकारक कहते हैं और इधर जो है उनको उत्पाद कहते हैं। इनमें आप देखेंगे कि एक संबंध उत्पन्न हो गया है कि यहाँ नाइट्रोजन का 1 कण और हाइड्रोजन का 3 कण मिल रहे हैं तो 2 कण अमोनिया के बन रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपको एक संबंध तो दिख रहा है, इस संबंध के साथ साथ इसमें एक मात्रात्मक संबंध भी बन जाता है। तो इसमें एक मात्रात्मक संबंध बन जाता है, उसी मात्रात्मक संबंध को हम लोग दर्शाते हैं जिस तरीके से, उसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री या रासायनिक अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री। यानी सिंपल सी बात है, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है उनके बीच के मात्राओं के बीच में संबंध को स्थापित करना ही कहलाता है स्टाइकियोमेट्री, आपका स्टाइकियोमेट्री। और इसी मात्रा के जो संबंध, जो अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद हैं उनके बीच जो मात्राओं के बीच संबंध बना है, उस संबंध पर जो हम लोग गणनाएं करते हैं, यानी उस पर जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो कहलाता है स्टाइकियोमेट्री गणनाएं या स्टाइकियोमेट्री परिकलन। तो सिंपल से आपने जान लिया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद या जो भी अभिकर्मक है उनके बीच जो मात्राओं के बीच जो संबंध है, उसी संबंध को कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। और इसके साथ साथ आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर जो भी ये लिखी गई हैं, आपके जो भी अभिकर्मक यहाँ पर लिखे गए हैं, जो भी यौगिक है, इनके आगे जो संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं स्टाइकियोमेट्री गुणांक। यानी अगर हम बात करें स्टाइकियोमेट्री गुणांक की, तो स्टाइकियोमेट्री गुणांक यही आप पे कहलाएंगे जो इसके आगे संख्याएं लिखी हैं। यानी इस समीकरण में आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का स्टाइकियोमेट्री गुणांक क्या है, तो नाइट्रोजन का स्टाइकियोमेट्री गुणांक है 1, हाइड्रोजन का स्टाइकियोमेट्री गुणांक जो है वो है 3 और इसका क्या है 2। तो ये होते हैं स्टाइकियोमेट्री गुणांक। अब यहाँ पर इन पर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इनके मात्राओं के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं, यानी कि कैसे इस पर स्टाइकियोमेट्री लगाते हैं या कैसे जानते हैं। तो आपको बता दें, इनके बीच जो संबंध होता है वो जो प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो ग्राम या लीटर या इन सब में नहीं होता है, बल्कि वो मोल के रूप में होता है। यानी इनके बीच का जो सीधा संबंध होता है वो मोल वाला संबंध होता है। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर मोल के रूप में होता है और मोल के रूप में जो संबंध होता है वो इन्हीं स्टाइकियोमेट्री गुणांक पर ही निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब इसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक आपका 1 है, तो इसका मतलब है कि इसके 1 मोल को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका हम लोग को लेना होगा 3 मोल, या इसके जो प्रयोग होने वाले मोल हैं वो होंगे 3 मोल, और इसका जो बनेगा मोल की संख्या वो बनेगा 2 मोल।
यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसका 1 मोल लेंगे, इसका 3 मोल लेके मिला देंगे, क्रिया कराएंगे तो इससे टोटल 2 मोल आपका अमोनिया बनने वाला है। यही जो आपका ये देखिए मोल क्या होता है, मोल किसको बताता है, मात्रा को बताता है। तो इस तरह आपके मात्राओं के बीच में ये जो संबंध बन गया है, इसी संबंध को कहते हैं स्टाइक्योमेट्री। अब आप स्टाइक्योमेट्री बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए केवल मोल के रूप में नहीं बल्कि हम इसको अब भार के रूप में भी संबंध बना सकते हैं और आयतन में भी संबंध बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। आप जानते होंगे कि कोई भी जो आपका पदार्थ होता है उसके 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, वो कहलाता है मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम इसका मोलर द्रव्यमान लिख दें तो हम लोग मोल के रूप में भी संबंध व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर नाइट्रोजन N2 का मोलर द्रव्यमान निकला है तो आप जानते हैं N2 का निकालेंगे तो आप यहाँ पर अच्छे से जानते होंगे कि N जो होता है, N का आपका यहाँ पर होता है 7 और यहाँ होता है 14। तो N2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मोलर द्रव्यमान। इस रूप में भी संबंध बनेगा। देखिए मोल को ही लिख रहे हैं, 1 मोल का भार जो है कितना होगा, 28 ग्राम। 28 ग्राम प्रति मोल होगा, यानी 1 मोल का द्रव्यमान ये आपका 28 ग्राम। यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन H2, एक हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन अगर कहीं सिंगल हाइड्रोजन लिख दे तो इसका परमाणु भार 1 होता है, लेकिन यहाँ H2 है तो H2 का जो होता है वो कितना होता है, 2। H2 का अणुभार 2 होता है, यानी कि यहां पर अगर इसका हम लोग मोलर द्रव्यमान H2 का लिखें तो वो होता है आपका 2, लेकिन यहां पर 3 बार है यानी कि 3 H2 है तो 2 गुणे 3 यानी ये टोटल जो होने वाला है वो होने वाला है 6 ग्राम। ये आपका हो जाएगा 6 ग्राम। और इसके बाद यहां पर अगर इसकी बात करें तो नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन 14 3 17 हो गया। ये आपका होगा तो 17 ग्राम एक, लेकिन 2 है बन रहे हैं तो 2 मोल बन रहे हैं तो 17 गुणे 2, 1 मोल का भार होगा 17, लेकिन 2 मोल का 17 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 34 ग्राम। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ द्रव्यमान के बीच में भी एक संबंध बन गया कि इसका हम लोग 28 ग्राम लेंगे, इसका 6 ग्राम लेंगे तो आपको टोटल 34 ग्राम जो है कि अमोनिया मिलने वाला है। तो देखिए ये आपका द्रव्यमान के रूप में संबंध बन गया। ये देखिए ये संबंध द्रव्यमान के रूप में कहलाएगा। अभी हमको आयतन के रूप में आपको संबंध लिखना है कि यहाँ आयतन के रूप में क्या संबंध होने वाला है। तो देखिए आयतन के रूप में भी संबंध लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आयतन गैसों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी केवल आयतन गैसों का होता है। आपके ठोस और द्रव का आयतन तो फिक्स होता है, तो जो आपके गैस होंगे वो गैस होंगे उनके आयतन पर हम लोग विचार करते हैं या उन्हीं पर कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ तरह तरह हैं, सभी गैस हैं तो इनका आयतन ले सकते हैं, लेकिन आयतन का भी एक टेम्परेचर होता है या एक उसका दाब होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग दाब अलग अलग आयतन पर जो है गैसें फैलती है और सिकुड़ती हैं। तो हम लोग यहाँ जो यूज करते हैं आयतन के लिए वो STP यूज करते हैं या हम लोग NTP यूज करते हैं, जिसे हम लोग मानक तापदाब या सामान्य तापदाब भी कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं और इसको कहते हैं नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। इन्हीं पर हम लोग देखते हैं आयतन। तो इन पर जो आपका आयतन होता है, किसी गैस का आयतन STP या NTP पर होता है 22.4 लीटर। किसी भी गैस का A to Z, ये नहीं कि एक गैस का कोई भारी हल्की कुछ मतलब नहीं, किसी भी गैस का आयतन जो होगा वो STP या NTP को 22.4 लीटर होने वाला है। किसका? 1 मोल का। ये तो हमने बताना ही भूल गया, तो देख लीजिए 1 मोल का आयतन ही होगा 22.4 लीटर, चाहे वो कोई भी गैस हो। यानी कहने का मतलब कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो इसका भी आयतन NTP होने वाला है 22.4 लीटर। 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका भी होगा 22.4 लीटर, लेकिन देखिए यहाँ 3 मोल है तो इसका आयतन 3 गुणे हो जाएगा 22.4 यहाँ पर लीटर। टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 67 यहाँ पर हो जाएगा 22 तरीके 66 67.2 लीटर। यहाँ आप देखेंगे 2 मोल है, 1 मोल का आयतन होता है 22, तो 2 मोल का 2 गुणे आपका हो जाएगा 22.4 तो हो जाएगा 44.8 लीटर। तो आप देखिए यहाँ पर आयतन में भी संबंध बन गया। आयतन में क्या संबंध बना है कि इसका 22.4 लीटर लेके आप 67.2 लीटर हाइड्रोजन से जब क्रिया कराएंगे तो आपको 44.8 लीटर आपको अमोनिया प्राप्त होने वाला है STP या NTP पर। तो देखिए आपने पूरे के पूरे संबंध यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आपने लिख दिया मोल भी, भार भी और आयतन में भी संबंध व्यक्त कर लिया। ये सारे संबंध आते हैं स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत। तो आप उम्मीद करते हैं कि
स्टाइक्योमेट्री तो अब अच्छे से समझी गए होंगे। अब बात करते हैं इस पर गणनाओं की। तो गणनाओं में क्या पूछा जाएगा? गणना में पूछा जाएगा आपसे इन्हीं में संबंध कि अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसका कितने मोल बनेगा, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका कितने ग्राम बनेगा, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका कितने लीटर प्राप्त होगा, या इसका इतना ग्राम लेंगे तो कितना मोल प्राप्त होगा, इतना ग्राम लेंगे कितना ग्राम प्राप्त होगा। मतलब ये सारे आपको बनेंगे प्रश्न। और इस तरह जो स्टाइक्योमेट्री में प्रश्नों की संख्या होती है वो 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वो 6 प्रकार के प्रश्न क्या क्या होते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो आपके प्रश्न बनते हैं मोल मोल पर आधारित प्रश्न, यानी मोल देकर मोल पूछा जाए आपसे। इसके बाद मोल द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न, मोल आयतन पर आधारित प्रश्न। इसके बाद आपका चौथा टाइप बन सकता है द्रव्यमान द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न या द्रव्यमान आयतन पर आधारित प्रश्न, 5वां। और लास्ट आपका 6वां बन सकता है आयतन आयतन पर आधारित प्रश्न। तो टोटल ये 6 ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इन 6 से आगे आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसके साथ साथ हम लोग लास्ट में एक और पॉइंट देखेंगे, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक पर भी एक अलग प्रकार का प्रश्न बनता है जो इसी से संबंधित है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, बस वहां कुछ बातों का रखना होता है हमको ख्याल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। हम इन 6 प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, इनके एक एक टाइप को हम लोग देख लेंगे। मतलब इनके 6 प्रकार के प्रश्न हैं, इनके एक एक सवाल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं जो मोल मोल पर आधारित है। तो ये जो प्रश्न है ये आपका कुछ इस प्रकार है कि यदि 2.5 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अधिक में उससे क्रिया करके H2O बनाती है तो बने जल के मोल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल सा बात है कि बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन है और इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन एक गैस है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी एक गैस है और ये क्रिया करके जल बनाते हैं यानी कि H2O बनाते हैं और ये आपका लिक्विड है। बैलेंस करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन 2.5 मोल लिया जाए तो बनने वाले जल कितने होंगे, जल के मोल कितने होंगे, मोल में पूछा गया है। और आपको बोला गया कि हाइड्रोजन अधिक में, यानी ये बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा में तो जाहिर सी बात है जो बनेगा इसी पर निर्भर करेगा। जब ये खत्म तो आपका अभिक्रिया रुक जाएगी और उसमें जितना जल बना रहेगा वही पूरा जल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री अनुपात लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, तो देखिए अगर इसको हम लोग लेंगे 2 मोल तो इसको कितना लेना पड़ेगा, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो इसको लेना पड़ेगा 1 मोल। और ये बनने वाला कितना है, ये आपका बनेगा 2 मोल। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको 2 मोल लेंगे तो इसका 1 मोल लेना होगा और ये बनेगा 2 मोल। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन का हमको 2.5 मोल लेना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट भी हम लोग आंसर ला सकते हैं लेकिन हम लोग लिख के करते हैं। सिंपल बोला है ऑक्सीजन का 2.5 मोल लेने पर ये कितना बनेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन से प्राप्त जल के मोल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जल के मोल। तो जब यहाँ 1 मोल O2 से प्राप्त जल के मोल लिखेंगे तो देखिए 1 मोल से कितना प्राप्त हो रहा है, 2 मोल। 2 मोल आपको जल प्राप्त हो रहा है। अब आपसे पूछा गया है 2.5 मोल, ये पूछा गया है 2.5। तो 1 मोल से इतना प्राप्त हुआ है तो आपसे 2.5 मोल से पूछा है तो आप जितना प्राप्त हो उसमें उसका गुणा कर देंगे। जैसे आपसे हम बोले कि 1 रुपये में 5 चॉकलेट तो 5 रुपये में कितने, तो आप क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। हम पूछे 1 रुपया में आपका 1 रुपये में पूछे कि 10 चॉकलेट और हम आपसे पूछे कि 50 रुपये में कितने चॉकलेट, तो जाहिर सी बात है आप 10 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 50 × 10। तो वही चीज यहाँ है कि जब 1 में मालूम चल गया तो जितने में पूछा जाए उसमें 1 वाले का गुणा कर देते हैं। यानी 2.5 मोल अगर ऑक्सीजन से प्राप्त जल की बात किया जाए तो सिंपल यहाँ पर 2 गुणे हो जाएगा 2.5 बराबर आप देखेंगे कितना हो जाएगा 5 मोल। यानी कि 5 मोल जल प्राप्त होने वाला है। ये था यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कर लिया बड़े आसानी से। चलिए चलते हैं टाइप 2 की ओर। और टाइप 2 जो है वो है मोल द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न। देखते हैं मोल द्रव्यमान पर आधारित कैसा प्रश्न है। तो देखिए कि सिंपल प्रश्न है कि मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है। यानी एक जगह मोल दिया है, एक जगह पूछा है भार, और यहाँ पर दे दिया है मीथेन का दहन। देखिए रिएक्शन लिखना होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ये होता है ग्राम में,
और इसके बाद बोला जा रहा है इसका दहन। दहन मतलब होता है जलाना। यहाँ पर देखिए ग्राम नहीं, ये गैस है। दहन मतलब होता है जलाना, और जलाना का मतलब क्या होता है? जलाना मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। याद कर लीजिए, अभी से कहीं पर भी दहन जलाने की बात आए तो मतलब उसकी क्रिया कराई जा रही है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन भी होती है एक गैस। अब देखिए यहाँ जब दहन करेंगे तो इसका दहन होगा तो आपको पता है कि सब अलग अलग दहन होगा। कार्बन इसमें दहन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का दहन होगा तो वो बनेगा जल, यानी कि H2O बनेगा। यहाँ पर ये गैस वाष्प भी बन सकता है। जनरली ये जब जलता है तो वाष्प भी बनता है, तो हम लोग गैस ही लिख देते हैं क्योंकि जलवाष्प भी प्राप्त होगा। अब यहाँ ये आपका प्राप्त हो गया। अब यहाँ जब प्राप्त हो गया, अब इसके बाद बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे, देखेंगे कार्बन एक है, सही है। यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन देख लेंगे 4 है, और इधर देखिए 2 ही है तो 2 से गुणा कर देंगे, 4 हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे 2 है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि ये समीकरण जब देगा एग्जाम में तो हम समीकरण कैसे लिखेंगे, या सूत्र कैसे मीथेन का हमको याद होगा, मीथेन प्रोपेन एथेन। तो ये सब आपको याद पहले से ही करना होगा। और आप 11th में हैं तो आप क्लास 10th में इतने सारे बेसिक सूत्र तो पढ़े होंगे कि मीथेन, एथेन और तमाम चीजों का सूत्र क्या होता है, वही यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा कठिन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज, और ये रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस के लिए हमने एक अलग से आपको जो है वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि हम लोग रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे करते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इधर आप उसे आई बटन में भी देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं, इस पर करते हैं प्रश्न को। और सिंपल बोला गया है कि 22 ग्राम मीथेन के कितने मोल से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री की तय करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका होगा 1 मोल, और जब ये 1 मोल लेंगे तो ये देखिए 2 है, तो ये आपका होने वाला है 2 मोल। और यहाँ आपका देखिए कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है तो ये भी आपका हो जाएगा 1 मोल। और यहाँ पर देखिए 2 है तो ये हो जाएगा 2 मोल। और इसमें ये आपका हो गया मोल के रूप में। अब पूछा जा रहा है कि मीथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मीथेन का मोल पूछा है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम पूछा है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका ग्राम पूछा तो कुछ करना नहीं, जिसका भी ग्राम या जिसका भी लीटर पूछे उसको आप उसमें बदल दीजिए, यानी इसको हम लोग ग्राम में बदल देंगे। तो इसका मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, तो देखिए 1 मोल है, 1 मोल का द्रव्यमान देखिए कार्बन का होता है आपका 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 12 होता है 44, यानी आपका आने वाला है 44 ग्राम। आप इसका जो अणुभार होगा वही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। अणुभार निकालना आपको अच्छे से आता होगा, और मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं नहीं आता होगा तो उसका हमने एक वीडियो अलग से बताया है, आपके मोल अवधारणा, जो इसी जो है चैप्टर का पार्ट 2 है। आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि मोल अवधारणा और मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका 44 ग्राम आ गया। हमने इसी को क्यों चेंज किया, क्योंकि यही पूछा गया कि इसी का हमको चाहिए कितना ग्राम, 22 ग्राम, इसीलिए हमने इसी को मोल से ग्राम में चेंज किया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया। पूछा है कि इसको 22 ग्राम चाहिए तो आपको इसको कितना मोल लेना होगा, तो जो दिया है पहले वो लिखिए मेन संबंध कि चूंकि 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक मीथेन के मोल, यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उसके लिए मीथेन के कितने मोल चाहिए। देखिए 44 ग्राम के लिए मीथेन के कितने मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए। ये था इसका स्टोइकियोमेट्री संबंध। अब ये लिखने के बाद क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया। अब यहाँ से हमको जो है 1 ग्राम निकाल लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना चाहिए। तो यहाँ 1 है और बटे, आप देखिए ये जो रहता है इधर आता है तो भाग हो जाता है, तो 1 बटे हो जाएगा 44, यहाँ पर हो जाएगा मोल। और आपसे 1 मोल नहीं पूछा है, 1 ग्राम नहीं पूछा है, 22 ग्राम पूछा है, तो यहाँ पूछे 22 ग्राम। तो 22 ग्राम के लिए अब आप समझ गए होंगे कि जब 1 ग्राम का निकल गया तो 22 का निकालना है, तो उसमें गुणे क्या आ जाएगा 22, तो यानी 1/44 और गुणे हो जाएगा 22। 22 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा, और जब 2 बार में करते हैं 1/2 यानी कि हो जाएगा 0.5 मोल। इधर नहीं दिख रहा होगा तो ये समझिए कि यहाँ पे लिखा है 0.0 लिखा है 5 मोल, ये हो गया है आंसर। ये यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने दूसरे टाइप का भी प्रश्न देख लिया। चलिए चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न की ओर। तो अगला टाइप का प्रश्न जो है वो है आपका जो है मोल आयतन पर आधारित प्रश्न।
और मोल आयतन पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। वो आपका प्रश्न कुछ इस टाइप से है कि 2.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन बताएं। तो चलिए चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो सिंपल है, ये आपका है तीसरा टाइप जो है आपका मोल आयतन पर बोला गया है कि 25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए 2.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख देते हैं COCO3 और बोला है कि इसको किया गया है, हम लोग इसको क्या किए हैं, गर्म किए हैं। तो चलिए इसको गर्म कर देते हैं, अपने डेल्टा का चिन्ह लगा देते हैं जिससे हो जाए गर्म। आप जानते हैं जब इसको गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा CaO और प्लस ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखिए ये आपका एक ठोस है, ये आपका ठोस है और ये आपका एक गैस है। और ये करने के बाद हम लोग बैलेंस करेंगे तो समीकरण ऑलरेडी आप देख रहे हैं बैलेंस है, इतना तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। अब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं, ये देखिए 1 मोल और ये भी हो गया 1 मोल और ये भी हो गया 1 मोल। देखिए कितना आसान है, सब तो 1-1 मोल हो गए। अब इसके बाद आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि इसका हम लोग लिए हैं जो है 2.5 मोल और इसका पूछ रहा है कितना लीटर प्राप्त होगा। मतलब ये तो आपको मोल में रहने देना है लेकिन इसको किस में बदलना है, लीटर में, क्योंकि लीटर में पूछा है वो भी एसटीपी पर। तो देखिए ये एक ही मोल प्राप्त हुआ तो 1 मोल का मतलब ये कितना हो गया 22.4 लीटर। अब यहाँ से सारी चीजें हो गई बहुत ही ज्यादा सिंपल। यानी यहाँ से आप लिखेंगे कि चूंकि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से एसटीपी पर है आपका, एनटीपी पर है, एनटीपी पर प्राप्त CO2 का आयतन बराबर कितना है 22.4 लीटर। एक में प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछा है 2.5 मोल में, 2.5 मोल को अगर गर्म करेंगे तो एनटीपी पे कितना होगा, तो 1 से इतना, तो 2.5 से 2.5 गुणे हो जाएगा 22.4 लीटर। गुणा कर दीजिए, बड़े आसानी से गुणा कर सकते हैं। ये 22 दूनी हो गया 44.8 लीटर और 44.8 लीटर में 11.2 लीटर जोड़ेंगे तो ये 44 आपका हो जाएगा और इसके बाद 45 हो जाएगा और 45 10 55 1 56। ये आपका 56 लीटर जो है कि इसका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आपका 56 लीटर इसका आंसर आने वाला है। तो ये 56 लीटर इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह आपने इसका भी आपने देख लिया आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है वो 4th टाइप का है और वो प्रश्न है आपका द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न। और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन करें। यानी यहाँ पर सिंपल पूछा है मेथेन का दहन कर रहे हैं, सेम मेथेन का दहन करेंगे। CH4 ये एक आपका गैस होता है, इसका दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गैस, और दहन करने के बाद आपका बनने वाला है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये देखिए मिटा देते हैं इसको, ये गैस प्लस यहाँ पर आपका H2O बनने वाला है। ये भी जलवाष्प के रूप में गैस के रूप में बाहर निकलती है जलने पर, इसलिए हमने गैस लिख दिया है। बैलेंस करेंगे, देखिए बैलेंस आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखिए ये पूरा बैलेंस हो गया। स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 मोल, इसका हो जाएगा 2 मोल, इसका हो जाएगा 1 मोल और इसका हो जाएगा 2 मोल। अब पूछा जा रहा है कि इसका जो है कि मेथेन जो है, इस मेथेन का दहन किया जा रहा है 16 ग्राम और इसका H2O का मात्रा पूछा है। मात्रा जब भी पूछा समझिए ग्राम में आपका भार ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका कितना बोला है, इसका जो है कि 16 ग्राम। अब इसको ग्राम में ले लिया तो ग्राम में बदल देते हैं, ग्राम में बदलेंगे तो मेथेन देखिए ये आपका हो गया, इसका 12 हो गया और इसका 4 16, यानी कि इसका जो आपका मोलर द्रव्यमान होने वाला है वो होने वाला है 16 ग्राम। 16 ग्राम हो गया। अब इसका पूछा है मात्रा, यानी इसका भी ग्राम पूछा, तो H2O का हम लोग देखते हैं, ये 16 और 2 कितना हो गया 18। यहाँ पर देखिए इसका मोलर द्रव्यमान H2O का निकालेंगे 18 और 2 मोल है, 1 मोल का भार 18 तो 2 मोल का भार 2 गुणे 18 बराबर हो गया 36 ग्राम। अब आपसे पूछा है कि 16 ग्राम से प्राप्त जो है कि H2O का भार बताइए।
तो ये तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जो है कि यही पर आंसर आ गया। 16 ग्राम से देखिए जो मिलने वाला H2O है आपका वो होने वाला है 36 ग्राम। तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको मिल गया। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 36 ग्राम। कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर हो गया आंसर। चलिए चलते हैं अगले टाइप यानी कि 5वें टाइप की ओर और देख लेते हैं 5वें टाइप का प्रश्न। कि अगला प्रश्न है, अगला जो है अगले टाइप पर, टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 जो है वो है आपका जो है द्रव्यमान आयतन पर आधारित प्रश्न। और प्रश्न है कि एसटीपी पर 11.2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं समीकरण। समीकरण में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस है और जब ये क्रिया करता है हाइड्रोजन से, गैस से, तो आपका बनता है अमोनिया यानी कि NH3 जो कि एक प्रकार की है गैस। बैलेंस करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 मोल, यहाँ हो जाएगा आपका 3 मोल और यहाँ हो जाएगा आपका 2 मोल। अब इसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कि आपको जो अमोनिया है वो चाहिए 11.2 लीटर। तो इसको हम बदलेंगे लीटर में, 11.2 लीटर। और पूछा है कि नाइट्रोजन के कितने ग्राम चाहिए, तो यानी इसको बदलेंगे भार में। तो जब इसको भार में बदलेंगे तो आप जानते हैं N2 होता है, इसका जो आपका अणुभार होता है 28। तो मोलर द्रव्यमान जो आएगा वो आएगा आपका 28 ग्राम। 1 मोल है तो 1 मोल रहेंगे, 28 ग्राम यहाँ लेंगे। और इसको पूछा है इसका लीटर, 11.2 लीटर। तो इसको बदलेंगे आयतन में। हमको पता है कि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। 2 मोल का आयतन जो होगा वो 22.4 गुणे आपका 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 44.8 लीटर। अब यहां से हमको क्या मालूम चल गया, सिंपल देखिए, तुरंत मालूम चल गया कि 44.8 लीटर आपका जो अमोनिया है NH3 के लिए आवश्यक N2 की मात्रा, आवश्यक N2 की मात्रा जो है वो देखिए 28 ग्राम है। इधर देखिए हम आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन आप बोर्ड पर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका होगा 28 ग्राम। अब यहाँ से आप देखिए 44.8 के लिए 28 ग्राम, लेकिन आपसे पूछा है 11.2 लीटर के लिए। तो उसके लिए आप पहले 1 लीटर का निकाल लीजिए कि अगर 1 लीटर हमको अमोनिया बनाना होता तो उसके लिए N2 की कितनी मात्रा चाहिए। तो आप जानते हैं वही वाला काम होगा, ये 28 इधर रहेगा और उधर से आएगा आपका 44.8 इसके भाग में बटे हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्राम। अब 1 लीटर का जैसे ही निकला तो अब आपसे कुछ भी 50, 5, 10, 20 कुछ भी पूछे आसानी से गुणा करके निकाल सकते हैं। तो पूछा गया है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर का पूछा गया है। तो ये देखिए 1 से मिलता है 28 बटे 44.8 ग्राम। तो आपको अगर 11.2 लीटर बनाना है तो उसके लिए 28 इतने में गुणे में आप गुणा कर देंगे 11.2 का। अब यहाँ करने के बाद अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से काटेंगे तो देखेंगे 4 बार में कटेगा, ये देखिए 4 बार में 11 चौक 4 दूनी 8 और 4 से उसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि यहाँ 7 ग्राम। 7 ग्राम आपका नाइट्रोजन लगने वाला है, जो हो गया इसका आंसर। तो आपने देख लिया। चलिए चलते हैं लास्ट आपका टाइप आयतन पर आधारित प्रश्न। और इसमें आप पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न जो है वो है 10 लीटर HCl के निर्माण के लिए कितने लीटर क्लोरीन की आवश्यकता होगी यदि दोनों के आयतन समान दाब व ताप पर मापे गए हैं। यानी समान ताप और दाब पर माप के आयतन HCl गैस बनाई जा रही है और बनाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 10 लीटर HCl के लिए कितना क्लोरीन चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, ये 6वां टाइप है। समीकरण लिखेंगे। आपको पता है कि HCl कैसे बनती है, जब H2 गैस को हम लोग जो है Cl2 गैस के साथ क्रिया करा देते हैं तो आपका बनता है HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं और ये गैस है। ठीक है, ये गैस है, ये लिक्विड नहीं है। आप जनरली मान लेते हैं कि ये लिक्विड है लेकिन ये गैस है। प्रयोगशाला में आप देखेंगे तो लिखा होगा HCl गैस, HCl वहां पर लिखा होगा लिक्विड के रूप में, लेकिन वो HCl गैस जल में घोली गई होती है तो वो विलयन होता है HCl का। HCl वास्तविक में एक गैस है। बैलेंस करेंगे देखेंगे तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे तो देखेंगे कि ये हो जाएगा 1 मोल, इधर भी होने वाला है 1 मोल और इधर देखने वाले हैं ये बनने वाला है 2 मोल। अब देखिए
क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अगर आपको 10 लीटर चाहिए तो आपको कितना लीटर ये चाहिए आपका। तो अब देखिए सब लीटर में हमको चाहिए, तो क्लोरीन को पूछा, ये इसका पूछा है और क्लोरीन की मात्रा पूछा है इसके 10 लीटर के लिए। तो अब इसको लीटर में बदलते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 2 मोल में ये हो जाएगा 44 क्या हो जाएगा 8 लीटर। और ये 1 मोल है गैस है, तो समान आपका ताप दाब पर जितना जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से ये भी होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा 1 मोल का 22.4 लीटर। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको चूंकि लिख सकते हैं कि एचसीएल का 10 लीटर के लिए पूछा है। तो देखिए एचसीएल का अगर आपको चाहिए 44.8 लीटर एचसीएल ये के लिए आवश्यक, ये आवश्यक समझ लीजिए लिखा हुआ है, आवश्यक Cl2 का आयतन बराबर, ये देखिए क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। ये अब यहां से 1 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 22.4 और बटे 1 का निकालेंगे तो उधर हो जाएगा 44.8। ये हो गया 1 का। और आपको निकालना कितना है 10 लीटर का, तो जाहिर सी बात है 1 का निकल गया 10 का, तो 10 का इसी में गुणा कर देंगे। तो अगर 10 लीटर के लिए पूछा जा रहा है तो आपका 22.4 बटे जो 44.8 है, इसी में हम लोग 10 का गुणा कर देंगे। तो ये देखिए कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 2 बार में 2 से काटेंगे तो ये 5, यानी कि ये 5 लीटर। यानी कि आपको 10 लीटर इसको बनाना है तो 5 लीटर क्लोरीन गैस की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आप 6 टाइप के प्रश्न देख लिए, बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे प्रश्न करते हैं। अब आप इस पर आधारित हर एक प्रश्न तो जरूर कर लेंगे, हमें बहुत अच्छे से उम्मीद है। चलिए चलते हैं आगे और देख लेते हैं हम लोग सीमांत अभिकर्मक को। आइए देखते हैं सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा होगा, तो रिएक्शन में आप जानते हैं कि जो आपके रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो जब अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो उसमें कोई एक अभिकारक होता है जो खत्म हो जाता है। अब जैसे ही वो खत्म होगा रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जो सबसे पहले खत्म होता है या जिस अभिकर्मक का पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है रिएक्शन में, उसी को हम लोग कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। और उससे सीमांत अभिकर्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके खत्म होते ही रिएक्शन हो जाता है समाप्त, तो उसे हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। जैसे कि यदि हम लोग क्या करें, एक प्रश्न यहाँ पर देख लें सीमांत अभिकर्मक पर कि 10 मोल H2 तथा 2 मोल O2 की क्रिया से प्राप्त जल की मात्रा बताएं। तो अब देखिए जल बनाना है और आपको दे दिया गया है H2 गैस और प्लस दे दिया गया है O2 गैस, और इससे आप जानते हैं कि H2O बनता है, एक लिक्विड होता है। बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ स्टोइकियोमेट्री गुणांक लिखेंगे तो इसका 2 मोल और इसका 1 मोल लगने वाला है, तो इसका 2 मोल बनने वाला है। अब ध्यान से देखिए, अब बोला गया है कि 10 मोल H2 तथा 2 मोल O2 की क्रिया से प्राप्त जल की मात्रा बताएं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है, जो आपका मात्रा दिया गया है वो दिया गया है कि 10 मोल आपका H2 है और जो है 2 मोल आपका O2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जल कितना बनेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप सोचेंगे कि ये देखिए 2 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो 10 मोल से ये H2O 10 मोल बनना चाहिए। लेकिन यहीं पर आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग 10 मोल लेंगे तो ये तो 10 मोल जरूर बनेगा, लेकिन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो 2 ही मोल है। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि जब ये 2 मोल और 1 मोल क्रिया करता है तो ये 2 मोल बनता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर ये 1 मोल 2 मोल से क्रिया करता है, 2 मोल केवल 4 मोल से क्रिया करेगा। यानी जैसे ही इसका 2 मोल इसके 4 मोल से क्रिया करेगा, रिएक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसी समय ऑक्सीजन पूर्ण रूप से हो जाएगी समाप्त। यानी कहने का ये मतलब है कि जैसे ही हम लोग इसका जो है कि 2 मोल उपयोग करेंगे, देखिए 1 मोल के साथ इसका प्रयोग होता है 2 मोल, तो यहाँ इसका 2 मोल के साथ जो है कि प्रयोग होगा कितना, 4 मोल। और जैसे ही 2 मोल के साथ ये 4 मोल क्रिया करेगा, 1 मोल के साथ 2 मोल क्रिया करता है तो 2 मोल के साथ ये करेगा 4 मोल, और 4 मोल ये क्रिया करते ही देखिए कितना बना लेगा। देखिए ये 2 और 1 लगता है तो ये 2 बनता है, यानी 1 लगता है 2 बनता है, तो अगर इसका 2 मोल यूज हुआ होगा तो ये इसका डबल बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा।
4 मोल जल कैसे बना ये देख लीजिए, 1 मोल ऑक्सीजन प्रयोग होता है तो 2 मोल बनता है, तो ये डबल बन रहा है तो 2 मोल होगा तो 4 मोल बनेगा। तो यहाँ पर हमको देखने वाली बात ये है कि जैसे ही यहाँ पर ये आपका 4 मोल इसके 2 मोल से क्रिया करेगा 4 मोल बनेगा, वैसे ही आपका देखेंगे कि जो ऑक्सीजन हो जाएगा, ये 2 ही मोल था तो ऑक्सीजन अब आपका 0 मोल हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन वहां पर समाप्त हो गया। अब ऐसे समय में आप देखेंगे कि अब हाइड्रोजन कितना भी हो, ये 10 ही मोल क्या, इसके बाद 50, 20, 100 मोल हो, लेकिन उसके बाद आपका जल नहीं बनेगा, रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि केवल जल जो है हाइड्रोजन से नहीं मिल रहा है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के मिलने से बनता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ रिएक्शन रुक जाएगी, तो चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो चुका है इसलिए ऑक्सीजन को कहेंगे सीमांत अभिकर्मक, और बनने वाला जल जो होगा वो बनेगा 4 मोल। और आपसे पूछा जा सकता है कि जल बनने के बाद आपका हाइड्रोजन कितना बचेगा, तो हाइड्रोजन आपका 6 मोल जो है ये बचा रह जाएगा, ये आपका बचा रहेगा, अब ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो आपने देख लिया कि इस ऑक्सीजन को कहेंगे सीमांत अभिकर्मक, क्योंकि ये हो गया पहले खत्म। हाइड्रोजन आपका क्रिया के बाद भी 6 मोल बच गई है, और बनने वाले जल की मात्रा केवल होगी 4 मोल। तो इस तरह आप सीमांत अभिकर्मक को भी अच्छे समझ गए होंगे। आपको बता दें कि सीमांत अभिकर्मक पर बहुत अलग से प्रश्न नहीं आते हैं, जो इसके पहले आपने 6 प्रकार के प्रश्न देखे वही प्रश्न होंगे, बस वही प्रश्न होंगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें जो सबसे पहले खत्म हो रही है उसी पर निर्भर करेगा कि कितना आपका उत्पाद बनने वाला है, जो पहले खत्म होगा। यहाँ देखिए, अगर हाइड्रोजन पहले खत्म होती तो जल निर्भर करता है वो हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन पहले खत्म हो रही है तो निर्भर करेगा इसके ऊपर, जो पहले खत्म होगा सीमांत अभिकर्मक। तो बस इतना ही ध्यान रख के आप सारे प्रश्न करेंगे, तो जैसे सभी प्रश्न अभी हमने 6 टाइप करवाए वही आपको इसमें भी मिलने वाले हैं सीमांत अभिकर्मक में। बस ध्यान रखना होगा कि क्या कोई पहले खत्म तो नहीं हो जा रहा है। तो ये आपने देख लिया सीमांत अभिकर्मक, और इसके एक प्रश्न को भी देख लिया, और बाकी प्रश्न पहले है तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपका जो ये चैप्टर है वो यही पे हो जाता है समाप्त। इस चैप्टर में आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 11 का रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसमें देखेंगे एक जगह आपको दिया होगा लास्ट में जो है बिलियनों की अभिक्रियाएं, या आपको दिया होगा बिलियनों की सांद्रता, बिलियन के बारे में, जैसे आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ऐसे तमाम पद दिए होंगे जिनके बारे में। तो वो आपको हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है क्लास 12 में। आप जो बिलियनों की सांद्रता पढ़ते हैं, तो बिलियनों की सांद्रता आप यहाँ 11th में आपको केवल इसलिए दिया गया ताकि जो आपके आने वाले जो प्रैक्टिकल है, जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं, प्रयोग करने जाते हैं प्रयोगशाला में, तो हाँ मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, इन सब का प्रयोग होता है, तो उसी लिए आपको केवल दिया जा रहा है यहाँ पर, मतलब बताया गया। असली जो आपका मतलब ये जो आपको पढ़ना है यहाँ थोड़ा सा पढ़ना है, असली जो ये आपको पढ़ना है क्लास 12 में पढ़ना है। क्लास 12 का जो चैप्टर है विलयन, चैप्टर 2 है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें विलयन क्या होता है, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, ये सब क्या होती हैं, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें वहां हमने डिटेल में बताया है। तो यदि आपको वो सब जानना है तो आप हमारे इसी वीडियो में क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर आप लोग विलयन चैप्टर जो विलयन चैप्टर है उसका पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। उसमें आपको विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की सारी विधियां मिल जाएंगी, यानी मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, ये सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। तो वो देख लीजिए, हम उसका जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या इधर आई बटन में भी डाल देंगे, आप यहां से भी उसको देख सकते हैं उस चैप्टर को। तो ये चैप्टर आपका यही पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे कुछ दिन बाद हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हमारे जब वीडियो आए क्लास 11 के तो आपको उसका पता चल सके सबसे पहले।